Hello everyone, Himalaya EduHub welcomes you all. Myself Vartika Dhamir. In the today's video, we will learn further about the approaches, including behavioral, cultural and humanistic approach. So let's begin. When we talk about the behavioral approach, अभी तक आपने साइकोडायनेमिक पढ़ा. Behavioral में आपके behavior पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, आपके rather than biological perspective के regard. Then this approach does not give importance to the internal dynamics of behavior. आपके internal dynamics कैसे काम कर रहे हैं, आपका बायोलॉजिकल सेक्शन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता जितना आपका बिहेवियर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उससे इन्फ्लुएंस हुआ है, इस पे ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस रहता है इस पर्टिकुलर अप्रोच का. द बिहेवियरिस्ट बिलीव इन डाटा विच दे फील एंड डिफाइनेबल, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल. इनका मानना क्या है कि ये कहते थे उस डाटा को वैल्यू दी जाती है जिसको हम फील कर सकें, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. मतलब जो आपकी नेकेड आइज से देखा जा सकता है, जो ऑब्जर्व हो सकता है, या जिसको हम अलग अलग टेस्टिंग या मेथड्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं, वो जो डाटा है वो ज़्यादा रिलायबली मानते थे. देन दस दे फोकस ऑन लर्निंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, दैट इज़ योर SR कनेक्शंस एंड देयर रीइंफोर्समेंट. कि कैसे एक स्टिमुलस जब आप देखते हैं और उसके प्रति जो आपका रिस्पॉन्स होता है या फिर जो रीइंफोर्समेंट है, आपको जो पॉजिटिव एक तरीके से अप्रिशिएशन मिलता है किसी के भी द्वारा किसी काम को करने के लिए, ये सब जो आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करता है या शेप करता है. स्टिमुलस क्या है, जो भी आप इन्वायरमेंट से परसीव कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप देख या सुन रहे हैं, उसके प्रति जो भी आप रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन होता है. देन पर्सनालिटी कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड एज द रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द इन्वायरमेंट. एक इन्वायरमेंट के अंदर एक इंडिविजुअल किस तरह का रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है वो उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है. आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, या आप कहीं पर गए हैं किसी बहुत कह लीजिए लैविश सी जगह पर, या कह लीजिए किसी पार्टी में गए, वहाँ किस तरह का बिहेवियर है. तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है. आप लोगों से जब आप बहुत सारे लोगों के बीच होते हैं या आप कम लोगों के बीच होते हैं, स्ट्रेंजर से मिलते हैं, तो आपका बिहेवियर कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, ये सब आपकी पर्सनालिटी को कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं चीज़ें. देन दे सी द डेवलपमेंट सिंपली एज अ चेंज इन रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ अ पर्सन लर्न्स न्यू बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू न्यू इन्वायरमेंट एंड स्टिमुलाई. इन्होंने साफ साफ क्या बोल दिया कि एक इंसान की जो डेवलपमेंट है वो कम्प्लीटली रिलाई करती है उसके रिस्पॉन्स पर, कि किस तरह का रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक वो दे रहा है पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन में. आप किसी नए इंसान से मिले, फॉर एग्जांपल आपका इन्वायरमेंट चेंज हुआ, जैसे आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं या एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं, तो सडन आपका नए स्टिमुलाई होंगे, नई चीज़ें होंगी, तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा इन्वायरमेंट के लिए वो भी चेंज हो जाएगा. तो यही आपकी डेवलपमेंट में भी जो है कॉन्ट्रीब्यूट करता है. देन फॉर मोस्ट बिहेवियरिस्ट द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनालिटी इज रिस्पॉन्स. जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि इनका मेजर फोकस ही रिस्पॉन्स के ऊपर रहा है. ईच रिस्पॉन्स इज अ बिहेवियर विच इज एमिटेड टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक नीड. जो भी रिस्पॉन्स आप दे रहे हो वो आपका बिहेवियर से जितने भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं ना, वो कम्प्लीटली क्या करते हैं, आपकी स्पेसिफिक नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं कहीं ना कहीं. क्योंकि एक आपको नीड है, आपको कोई डिज़ायर है, आपको उसको फुलफिल करना है ना, तो उसके प्रति आप कोई ना कोई रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे. वही आपके बिहेवियर को भी डिफाइन कर देगी, वही आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करने में हेल्प करेगी. देन इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, दैट इज समथिंग वी विल लर्न. ऑल ऑफ अस ईट बिकॉज ऑफ हंगर. अब हम खाते हैं खाना क्यों, हमें भूख लगी होती है, लेकिन बहुत सारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो हम प्रेफर नहीं करते खाना. हम छोटे होते तो हमें ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स खानी पसंद नहीं होती. बहुत बार ऐसा होता है पेरेंट्स हमें फोर्सफुली खिलाने की कोशिश करते हैं बट हम फिर भी नहीं खाते. बट ऑन दी अदर हैंड जैसे ही हमें कोई ना कोई ऐसी एंटिसिपेशन ऑफ एप्रिसिएशन मिल जाता है ना, हम खाना स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मम्मा ने प्रेस कर दिया, या कोई कह लीजिए गिफ्ट आइटम ला के दे दी, या आपको चॉकलेट दे दी, कुछ भी ऐसा जो आपको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, जो कि आपके पॉजिटिवली जब आप किसी बिहेवियर में एंगेज होते हैं और उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करवाना हो, तो उसके लिए हम रीइंफोर्समेंट टेक्निक को यूज़ करते हैं, ताकि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो वो बच्चे होते हैं, वो एंगेज हो जाते हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में, कहीं ना कहीं खुद को जनरेट करवाने में उन्हें आसानी होती है, एंगेज बहुत ईजिली हो जाएंगे. जैसे अगर हम एज अ यंग एडल्ट ऑल्सो, अगर आपको किसी भी चीज़ को या किसी भी बिहेवियर को आप रीइंफोर्स करेंगे ना बार बार, तो वो बिहेवियर की जो टेंडेंसी होती है या जो प्रोबेबिलिटी होती है बार बार अकर होने की, वो बढ़ जाती है. क्योंकि आपको कोई पर्टिकुलर पॉजिटिव या कह लीजिए रिगार्ड उसकी तरफ मिल रहा है, या आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जो कि आपके लिए सेटिस्फाइंग है, जो आपकी प्राइमरी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहाँ पर आप ऐसे बिहेवियर में ज़्यादा एंगेज होने की टेंडेंसी रखते हैं. Then the core tendency that organizes behavior is the reduction of biological or social needs
दैट एनर्जाइज बिहेवियर दिस इज अकम्प्लिश थ्रू रिस्पॉन्सेज दैट आर रीइंफोर्स्ड. जो भी बिहेवियर रीइंफोर्स होगा, जो भी रिस्पॉन्स रीइंफोर्स होगा, वो कहीं ना कहीं आपकी इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट करेगा. ठीक है, आपका जो सोशल और जो बायोलॉजिकल नीड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपके जिस रिस्पॉन्स को सबसे ज़्यादा आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा ना, वही आप बहुत ज़्यादा हद तक रिपीट करने का ट्राई करते हैं. देन द थ्योरीज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये तीनों जो थ्योरीज हैं ये लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एंड बिहेवियरल अप्रोच में भी काफ़ी हद तक काम रहा है. तो क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने दी थी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग स्किनर ने दी है, एंड जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है वो बैंडोरा ने दी है. ये वेल नोन सेक्टर्स हैं बिहेवियरल अप्रोच के. तो अगर हम कुछ चीज़ें यहाँ से समझें, द प्रिंसिपल्स ऑफ दीज थ्योरीज हैव बीन वाइडली यूज्ड इन डेवलपिंग पर्सनालिटी थ्योरीज. पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए इनके बहुत सारे मल्टीपल प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का पार्ट है, या आपका जो कंडीशन रिस्पॉन्स कंडीशन स्टिमुलस है वो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग का पार्ट है, और जो आप इमिटेट करते हैं बिहेवियर को या मॉडलिंग वगैरह जो सोशल लर्निंग थ्योरी है बैंडोरा की, वो उसका पार्ट है. देन फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी कंसिडर्स थॉट प्रोसेस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन लर्निंग. अब जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है ना, उनका ज़्यादा मेजर फोकस रहा है, जो थॉट प्रोसेस होते हैं ना उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है. ऑन दी अदर हैंड ये चीज़ मिसिंग है क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दोनों में ही. इस पर्टिकुलर पार्ट पे उनका कोई इतना खास फोकस नहीं है. देन अगेन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी ऑल्सो एम्फेसिस ऑन सोशल लर्निंग, मतलब जो सोसाइटी है, सोशल जो भी चीज़ें हैं, आपका जो भी बिहेवियर इमिटेट हो रहा है या जो आप चीज़ें देख कर सीखते हैं, ये सब जो है सोशल लर्निंग का पार्ट है. लेकिन अगेन ये चीज़ें इंस्ट्रूमेंटल और क्लासिकल कंडीशनिंग में से कहीं ना कहीं मिसिंग है. देन वी विल डिस्कस नाउ कल्चरल अप्रोच. कल्चरल अप्रोच में क्या है? दिस अप्रोच अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी इन रिलेशन टू फीचर्स ऑफ इकोलॉजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. आपकी इकोलॉजी कैसी है, किस तरह के कल्चर में आप अपब्रिंग हो रहे हैं, क्या इन्वायरमेंट स्पेसिफिक आपको एक्टिविटीज़ है जिनमें आप एंगेज होते हैं, ये सब चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं डेवलप करती हैं. देन इट पर्पसेस अ ग्रुप्स इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम plays a vital role in the origin of cultural and behavioral variations. जो भी वेरिएशंस है, जो भी डिफ्रेंशिएशंस आपको देखने को मिलती है ना पर्सनालिटी के अंदर, वो इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम की वजह से होती है. कि आपका यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कल्चरल में आपके कल्चर के साथ साथ आपके रिलीजियस बिलीफ क्या है, या आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या ऐसा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर. Then the climatic conditions, availability of food, settlement pattern, social structures, child rearing practices, ये सब जो एलिमेंट्स हैं ये पूरी ओवरऑल जो लर्निंग कहीं ना कहीं बच्चे की है, या जो लर्निंग इन्वायरमेंट है, पर्सनालिटी है, वो इन सब फैक्टर से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. कि आपको जो बच्चा है उसको किस तरह का खाना मिल रहा है, किस तरह के इन्वायरमेंट में, किस तरह के सोशियोनॉमिक स्टेटस से वो बिलोंग कर रहा है, क्लाइमेट का क्या चेंज है वहाँ. अब हर जगह का जो आप देखेंगे, जैसे किसी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो कहीं बहुत गर्मी रहती है, कहीं मिनिमल सा टेम्परेचर मेंटेन रहता है ऑप्टिमल लेवल का. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये भी आपकी पर्सनालिटी को जो है डेवलप करने में और आपकी लर्निंग इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. देन पीपल डेवलप वेरियस पर्सनालिटीज़ क्वालिटी इन एन अटेम्प्ट टू अडेप्ट टू द इकोलॉजिकल कल्चरल फीचर्स ऑफ अ ग्रुप्स लाइफ. अब हम क्या करते हैं, हमारी पर्सनालिटी जो होती है ना बहुत ज़्यादा एनहेंस होती है, क्योंकि हम अगर एक ग्रुप के पार्ट हैं तो हम अपना बिहेवियर जो है ग्रुप के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री रखने का ट्राई करते हैं. तो उसमें हमारे इकोलॉजिकल और कल्चरल जो बिलीव्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हमारी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं समझने के लिए भी. और किस तरह से हमारा बिहेवियर मॉडिफाई या शेप हो रहा है, उसमें हमारी लर्निंग तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, बट जो पर्टिकुलर बिलोंगिंग है आपकी, जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. फॉर एग्जाम्पल जो डिफरेंट ट्राइब्स हमारे देश में पाई जाती हैं, आदिवासी जैसे ट्राइब है, या जैसा कल्चर हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में और यहाँ पर एशियन कंट्रीज़ में, वो बहुत डिफरेंट है. तो उनके जो बिलीफ होंगे ना, उनकी जो पर्सनालिटी का जो एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, ट्रेट होगा, वो भी बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि कल्चर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल करना और रहना भी आपका कल्चर कहीं ना कहीं चेंज कर देता है. फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में जाके रहिए तो वहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट. तो कहीं ना कहीं अगर आप लंबा समय ऐसी किसी जगह बिताते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में भी कहीं ना कहीं वहाँ के कुछ ट्रेड्स जो हैं वो पोजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे. देन अब हम बात करेंगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लोव द्वारा डेवलप करी गई है. एंड इन दोनों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि लाइफ और किस तरह से पॉजिटिव जो आउटकम्स होते हैं लाइफ के, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं,
या हमारी पर्सनालिटी किस तरह से डेवलप होती है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया प्रपोज बाय रॉगर्स इज ऑफ अ फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन. इस टर्म पे बहुत ध्यान दीजिएगा. ये जो टर्म है ये कार्ल रॉगर ने टर्म करी थी. एंड ही बिलीव्स दैट फुलफिलमेंट इज द मोटिवेटिंग फोर्स फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट. जो आपकी फुलफिलमेंट होती है, एक जो फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन होता है जो हर तरफ से सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ को लेकर, या बहुत खुश रहता है अपनी लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ है उनसे बहुत सेटिस्फैक्टरी फील करता है, तो उसकी जो फुलफिलमेंट्स है और जो डिज़ायर्स है अगर वो टाइम टाइम सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो एक मोटिवेटिंग फोर्स की तरह काम करती है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए. देन पीपल ट्राई टू एक्सप्रेस देयर कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल्स एंड टैलेंट्स टू द फुलेस्ट एक्सटेंट एज पॉसिबल. अब आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी है, कोई काबिलियत है, कोई टैलेंट है, तो आप उसको कंप्लीटली फुल्ली उसको जो है एक्सप्लोर करने की और दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसके थ्रू आपको हैप्पीनेस तो मिलती है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन तो मिलता है, और कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव भी रहते हैं अपनी लाइफ को लेकर. देन देयर इज एन इनबॉर्न टेंडेंसी among persons that direct them to actualize their inherited nature. जो आपका inherited nature होता है ना, उसको कहीं ना कहीं एक्चुअलाइज करने के लिए या पूरी तरह से एक्सेल करने के लिए आपके अंदर इन्नेट एबिलिटीज़ होती हैं कि आप अपनी जो भी आपके गोल्स है उनको completely जो है फुलफिल कर सके. देन रॉगर्स मेक टू बेसिक अजम्पशंस अबाउट ह्यूमन बिहेवियर. इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के लिए दो बेसिक अजम्पशंस दिए थे. द वेरी फर्स्ट इज, वन इज दैट बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड एंड वर्थवाइल. द सेकेंड इज दैट पीपल who are innately good will almost always choose adaptive and self actualizing behavior. इन्होंने क्या बोला था, हम ज़्यादातर एंगेज होते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में और वर्थ वाइल में, मतलब जो काम हमारे लिए वर्थ होता है ना हम उस काम को करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. और दूसरा, जो लोग इनेटली गुड होते हैं, मतलब अंदर से अच्छे होते हैं ना, वो ज़्यादातर सेल्फ एक्चुअलाइजिंग और अडाप्टिव बिहेवियर में जो है ज़्यादा एंगेज होंगे. उनको अपने पोटेंशियल को एक्सट्रीमली अचीव करने के लिए वो मतलब हमेशा स्ट्राइव करेंगे. दे विल ट्राई देयर बेस्ट. Then he noted that self was an important element in the experience of his clients. Thus, his theory is structured around the concept of self. उन्होंने जब अपने क्लाइंट्स को स्टडी करना शुरू करा था तो उन्होंने इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया कि जो सेल्फ है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप खुद को कैसे परसीव कर रहे हैं, आप खुद को कितनी वैल्यू कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट से. ये सब जो एट्रीब्यूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आपके डेवलपमेंट में. Then the theory assumes that people are constantly engaged in the process of actualizing their true self. अपने true self को extreme potential तक लेकर जाना एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मीनिंग ही होता है टू एक्सेल वंस पोटेंशियल, कंप्लीट कैपेबिलिटीज जो हैं, जो आपके अंदर पूरी एबिलिटी है, उनका 100% यूज़ करना कहीं ना कहीं. देन रॉगर सजेस्टेड दैट ईच पर्सन ऑल्सो हैज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सेल्फ. एंड आइडियल सेल्फ इज द सेल्फ दैट अ पर्सन वुड लाइक टू बी. देखिए, दो तरह के सेल्फ होते हैं. एक होता है सेल्फ जो कि आपका रियल है, एक होता है आइडियल सेल्फ. रियल सेल्फ जो आप अभी हैं, जो आपकी करंट कॉन्शियसनेस में जो आपकी अवेयरनेस है अपने रिगार्डिंग. आइडियल सेल्फ क्या होता है, जैसा बनना चाहते हैं, जो आपका रोल मॉडल है, वो कोई भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, या आपका कोई भी पर्टिकुलर इमेजिनेशन हो सकती है. तो इन दो टर्म्स के थ्रू उन्होंने जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी. Then, when there is a correspondence between the real and ideal self, a person is generally happy. Disparity between them results in unhappiness, or you can say disorder or lack of empathy. ये सब चीज़ें जो हैं, इन्होंने क्या कहा था कि आपके अगर आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ जो है वो मैच कर रहे हैं ना एक दूसरे से, तो आप बहुत हैप्पी रहेंगे, आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहेंगे और आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ते चलेंगे. लेकिन ऑन दी अदर हैंड, यही अगर आपके अंदर कोई डिस्पेरेंसी आ गई, आपका आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ एक दूसरे से मैच नहीं हुआ, तो वहीं आप प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट अपनी पर्सनालिटी में फेस करना स्टार्ट कर देंगे. आप इमोशनल अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, या अनहैप्पी फील करेंगे, अवॉइड करेंगे चीज़ों को, कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस जो है वो ज़्यादा फील करेंगे. देन रॉगर्स बेसिक प्रिंसिपल इज दैट पीपल हु हैव अ टेंडेंसी टू मैक्सिमम सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्रू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इन दिस प्रोसेस द सेल्फ ग्रोज एक्सपैंड्स एंड बिकम मोर सोशल. अब ऐसे में क्या होता है, जो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियर होते हैं ना, जिनको पता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो खुद को सेल्फ एक्चुअलाइज करना ज़्यादा पसंद करते हैं. इसी के थ्रू जो उनका सोशल इंपॉर्टेंस है, जो वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं एकदम से बढ़ जाती है कि उन्हें किस तरह के बिहेवियर में एंगेज होना है, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट को भी बैलेंस रखने के लिए. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस है, अगर इनके बीच में कॉन्करेंस है ना, तो आप क्या रहेंगे, वेल एडजस्टेड रहेंगे. आप हर तरह की प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहेंगे, या जो भी सिचुएशन आएगी ना उसको ईजिली फेस करेंगे, उससे
कहीं ना कहीं एक अलग अलग जो है सॉल्यूशंस निकालेंगे। और यहीं ऑन द अदर हैंड अगर इनकॉन्ग्रुएंस है इन दोनों के बीच में, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस एक दूसरे से मैच ही नहीं करता है, तो आप पुअरली एडजस्टेड हो जाएंगे। मतलब आपको कोई भी एक्टिविटी करनी होगी ना, आप 10 बार सोचे कि मैं काम कर, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होगा, आपका सेल्फ एस्टीम जो है लो रहेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाएंगे, बात करने में आप मतलब कहीं ना कहीं इशू फेस करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो आपकी आइडियल और रियल सेल्फ में जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तब अराइज होती हैं। देन रॉगर्स व्यू पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इन्होंने क्या बोला था कि जो आपकी पर्सनालिटी जो डेवलप होती है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब वो प्रोसेस चलता ही रहता है। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग टू इवैल्यूएट वन सेल्फ, मास्टरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इनका कहना था जिसने मास्टर कर लिया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, वो इंसान जो है अपने पोटेंशियल्स को तो कम्प्लीटली कहीं ना कहीं एक्सेल कर ही लेता है, साथ ही साथ अपनी पर्सनालिटी को भी अच्छे से डेवलप करता है। देन ही रिकॉग्नाइजेज द रोल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। उन्होंने क्या बोला कि जो सोशल इन्फ्लुएंसेस है, जो हम औरों को देखकर अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता ही करता है। पॉजिटिवली नेगेटिवली वो अलग सेक्टर्स हैं, बट आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करें। सपोज किसी को बहुत ज़्यादा निगलेक्टेंस मिल रही है, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ही नहीं है, या उनके किसी भी तरह की एक्ट को प्रमोट नहीं किया जाता, तो लाइकली चांस है कि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा। यही आपको छोटी सी छोटी चीज़ के लिए अप्रेजल मिल रहा है, पॉजिटिव मतलब आपको वैल्यू दी जा रही है, कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट के लिए आपको सराहाया जा रहा है, तो वहीं आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिवली डेवलप होता है। देन व्हेन सोशल कंडीशंस आर पॉजिटिव, सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ एस्टीम आर हाई। वाइस वर्सा है ये चीज़ कि अगर आपका पॉजिटिव रह रही है सोशल कंडीशंस, आपको सोसाइटी से अच्छा अप्रेजल मिल रहा है, तो वहाँ पर आपका जो बिहेवियर है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सेल्फ एस्टीम है, वो पॉजिटिव होगा, वो हाई होगा। यही अगर आपको निगलेक्टेंस मिल रही है, नकारा जा रहा है, आपकी किसी भी चीज़ को प्रेज नहीं किया जाता, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, तो आपका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो लो हो जाएगा। देन दिस सिचुएशन वॉरेंट्स दैट एन एटमोसफेयर ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मैस्लो के काम में। मस्ट बी क्रिएटेड इन ऑर्डर टू इंश्योर एनहांसमेंट ऑफ पीपल सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है? बेसिकली दो तरह की चीज़ें होती है, एक अनकंडीशनल और एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ योर कंडीशनल, मतलब जिसमें कोई कंडीशन अप्लाई की गई हो। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड वो टर्म है जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, आप किसी को अप्रेस कर रहे हैं तो खुशी से कर रहे हैं, आपका कोई उसमें ना अपनी सेल्फिशनेस नहीं है, ठीक है, तो वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है, वो कोई भी दे सकता है, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। यही कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड की है जिसमें कोई कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ही आपको ऐसा हम मतलब अलाउ कर। सपोज आपने फॉर एग्जाम्पल दो लड़कियां हैं, एक की फैमिली ने उसे चूज़ करने के लिए अलाउ कर रखा है, जो भी वो बनना चाहती है वो अपनी चॉइस से बन सकती है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर और यू कैन से आर्टिस्ट, एनीथिंग। और ऑन दी अदर हैंड एक और बच्ची है जिसको उसके पेरेंट्स रिस्ट्रिक्ट करते नहीं, आपको तो सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट ही बनना है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या होगा, अनकंडीशनल रिगार्ड पॉजिटिव रिगार्ड किस बच्चे को मिल रहा है? जिसके पेरेंट्स उसे फ्री छोड़ रहे हैं अपनी चॉइस को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने के लिए और चूज वाइजली कि वो क्या करना चाहती है फर्दर। तो वहाँ पर जो है ये वाला सेक्शन जो है ज़्यादा एक्टिव होगा और वो बच्ची जो है कहीं ना कहीं उसकी आइडल और रियल सेल्फ भी मैच करेंगे, तो वो प्रॉब्लम फेस नहीं करेगी। लेकिन यहीं जहाँ कोई कंडीशन लग जाती है वहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मेरी बच्ची तो सिर्फ साइंटिस्ट ही बन सकती है और कुछ बनना ही नहीं। तो जहाँ पर आप प्रेशर फील करते हैं वो क्या हो जाता है, वो कंडीशनड पॉजिटिव रिगार्ड है कि आप अलाउ तो कर रहे हैं लेकिन आपने जो आप उसकी जो चॉइस है उसको कहीं ना कहीं पूछा ही नहीं है, उसको वैल्यू ही नहीं दी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फ्लिक्ट अराइज करना स्टार्ट कर देगी। देन एट द लास्ट ही इंट्रोड्यूस दी क्लाइंट सेंटर थेरेपी। उन्होंने अपनी एक थेरेपी दी थी, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, जिसके थ्रू वो हेल्प करते थे लोगों को जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम है जो भी वो फेस कर रहे हैं मेंटली, और यू कैन से वॉट एवर ट्रामा दे हैव सीन इन देयर लाइफ, तो उन सबको ट्रीट करने के लिए उन्होंने ये थेरेपी डेवलप करी थी। अब हम बात करेंगे मैस्लो की कि मैस्लो का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में। So Maslow has given a detailed account of psychological healthy people in terms of their attainment in self actualization। ये चीज़ ध्यान रखना कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो एक्चुअली में मैस्लो ने दिया था, एंड जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है या एम्पैथी जैसी टर्म्स है वो सब रॉगर्स ने अपनी मतलब थ्योरी में कहीं ना कहीं डिसीव करी थी, बट जो मेजर काम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और ये चीज़ें वाइस वर्सा काम करती हैं। सो अ स्टेट इन विच पीपल हैव रीच्ड देयर ओन फुलेस्ट पोटेंशियल, जिन्होंने अपने कंप्लीट पोटेंशियल को गेन कर लिया है, वो फुल्ली फंक्शनिंग यू कैन से इन रॉगर्स कंटेक्स्ट एंड सेल्फ एक्चुअलाइज्ड यू कैन से इन मैस्लो कंटेक्स्ट आर कंसीडर्ड। देन मैस्लो हैड एन ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव व्यू ऑफ अ मैन हु हैज पोटेंशियलिटीज फॉर लव, जॉय एंड टू डू क्रिएटिव वर्क। वो क्या कहते थे
कि जो लोग ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव व्यू, मतलब उनका खुद का व्यू भी उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहता था, जो कि लव को, केयर को या क्रिएटिव वर्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे ना, वो कहते थे ऐसे लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं या उनमें ऑप्टिमिज्म जो होता है वो हाई होता है. देन ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड फ्री टू शेप देयर लिव्स एंड टू सेल्फ एक्चुअलाइज. मतलब एक इंडिविजुअल फ्री होता है सेल्फ एक्चुअलाइज, खुद को करने के लिए, एक्सेल करने के लिए, एंड अपनी टेंडेंसीज को कहीं ना कहीं डेवलप करने के लिए. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिकम पॉसिबल बाय एनालाइजिंग द मोटिवेशंस दैट गवर्न आवर लाइफ. हम अपनी अथॉरिटी किसको मान रहे हैं, हमारे अंदर मोटिवेशन कैसी है, किसी भी टास्क को या परफॉर्मेंस में एंगेज अगर हम हो रहे हैं तो हम कितना अंदर से अपने चाहते हैं उस चीज़ को अचीव करना, ये मोटिवेटिंग फोर्स डिफाइन करते हैं कहीं ना कहीं आप कितने ज़्यादा सेल्फ एक्चुअलाइज होंगे या आपकी जो लाइफ है वो किस तरह से गवर्न होगी. द रियल जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ बिगिंस विद द परस्यूट ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एम्फसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. इनका सबसे ज़्यादा फोकस पॉजिटिविटी पे रहा है कि कौन कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो अपनी हमारी ज़िंदगी को कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं. असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, तो बेसिकली हमने अभी तक पीछे जितनी भी बात करी हमने देखा कि पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है या पर्सनालिटी में क्या क्या फैक्टर्स है, क्या ट्रेट्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं, एज वेल एज हमने डिफरेंट थ्योरीज के बारे में लर्न किया कि कौन सी थ्योरी क्या स्टेट करती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन उनके रहे. बट अब पर्सनालिटी तो हमने समझ ली, बट उनको मेजर करने के लिए, उनको अच्छे से एक तरीके से समझने के लिए हम वेरियस नंबर ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट्स का यूज़ करते हैं और जिसमें अलग अलग टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है. सो बेसिकली इट इज़ अ फॉर्मल एफर्ट एम टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज पर्सनालिटी असेसमेंट. जो एक फॉर्मल तरीके से सेटअप हुआ है, एक स्ट्रक्चरल मैनर में जो जिस भी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं या एक कह लीजिए ऑर्गेनाइज्ड वे है, उस फॉर्म को जब हम यूज़ करते हैं पर्सनालिटी को समझने के लिए तो उसको हम पर्सनालिटी असेसमेंट कहते हैं. Then assessment refers to the procedures used to evaluate or differentiate people on the basis of certain characteristics. ये इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं जिनके थ्रू हम एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल से पर्सनालिटी को डिफर करा सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या क्या ट्रेट्स हैं जो एक पर्सन पोसेस कर रहा है और दूसरा पर्सन नहीं कर रहा. तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर भी हो गए, ऑर्गेनाइज मैनर में कंडक्ट किए जाते हैं. तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं पर्सनालिटी असेसमेंट्स की. देन थर्ड, The goal of assessment is to understand and predict behavior with minimum error and maximum accuracy. जो मेजर गोल है पर्सनालिटी असेसमेंट्स का वो क्या है कि जो एरर होने का चांस है वो कम से कम कर दिया जाए और जो एक्यूरेसी है उसको मैक्सिमाइज कर दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए. कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहती है इन असेसमेंट्स को यूज़ करके कि हम जो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल को एक्यूरेट हो. मतलब ज़्यादातर लोगों को इंटरेस्ट होता है अपनी पर्सनालिटी को जानने में. तो ये जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं असेसमेंट्स के अंदर, जितनी भी डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज़ किए गए हैं वो इस तरह से बिल्टअप होते हैं कि लोगों को उनका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट मिले, मतलब किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो उसके अंदर. देन द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक्स आर साइकोमेट्रिक टेस्ट, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, बिहेवियरल एनालिसिस. ये सब अलग अलग है. साइकोमेट्रिक टेस्ट अलग होते हैं, आपकी बिहेवियरल टेक्निक्स अलग होती हैं, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स अलग एंड प्रोजेक्टिव अलग. इनको स्कोर करने का तरीका, इनको समझने का तरीका भी डिफरेंट होता है. कुछ क्वेश्चनेयर्स होते हैं, कुछ स्केल्स होते हैं, तो कुछ सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट या इस तरह के कह लीजिए पिक्चराइजेशन टेस्ट या रिटन वर्बल टेस्ट कुछ भी हो सकते हैं. तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्शन या कौन सी टेक्निक हम पर्टिकुलरली यूज़ करें पर्सनालिटी को एसेस करने के लिए. अगर हम बात करते हैं सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स की, तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑलपॉट की. ऑलपॉट हु सजेस्टेड दैट बेस्ट मेथड टू एसेस अ पर्सन इज बाय आस्किंग हिम और हर अबाउट हरसेल्फ और हिमसेल्फ. उन्होंने क्या बोला, सबसे बढ़िया तरीका क्या है किसी इंडिविजुअल के बारे में जानने का कि उसी से आप पूछ लो कि वो क्या अपने बारे में समझते हैं या क्या वो जानते हैं. तो इस तरह से क्या हुआ, सेल्फ रिपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ. अब सेल्फ रिपोर्ट बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन, जैसे काफ़ी लोग अपनी पर्सनालिटी जानने के लिए गूगल कर लेते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट, तो वहाँ पर बहुत सारी साइट्स ऐसी होती है जिन पे क्वेश्चंस डले होते हैं, आपको एक आंसर चूज़ करना होता है और उससे आपकी पर्सनालिटी के बारे में मतलब कुछ सजेशंस लिखे हुए आ जाएंगे या आपने कितना स्कोर किया है उसमें, वो सब चीज़ें लिखी आ जाती है. तो ये एक तरीके से सेल्फ रिपोर्ट का पार्ट होती हैं. देन बट इनकी एक्यूरेसी हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली सही है गलत है. ये उतने रिलायबल नहीं होते जितना आप एक पेपर पेंसिल टेस्ट जो है सेल्फ रिपोर्ट आप सामने बिठाकर भरवा रहे हैं, कोई एक्सपर्ट उसे भरवा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो अलग तरीके से एक्सप्लेन किए जाते हैं और जो आप ऑनलाइन एक तरीके से अटेम्प्ट करते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है. दीज आर फेयरली स्ट्रक्चर्ड मेजर ऑफन बेस्ड ऑन थ्योरी दैट रिक्वायर सब्जेक्ट्स टू गिव वर्बल रिस्पॉन्सेज यूजिंग सम काइंड ऑफ रेटिंग स्केल. जैसा कि हमने अभी समझा कि रेटिंग स्केल का यूज होता है, स्ट्रक्चर मेजर होते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, सपोज किसी में 20 है किसी में 30 क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है जो बने हैं,
उनके बिहाफ पे आपको उनमें से ऑप्शन चूज़ करना होगा, आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दिए गए होंगे और रेटिंग स्केल के थ्रू इनका कहीं ना कहीं रिजल्ट की स्कोरिंग की जाती है. देन द मेथड रिक्वायर्स ए सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट हरसेल्फ और हिमसेल्फ ओन फीलिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरियस आइटम्स. बहुत सारी आइटम्स उस स्केल में होती हैं, तो आपकी जो फीलिंग है उसके रिगार्डिंग वो आपसे पूछी जाती है. हो सकता है कुछ जो होंगे वो येस या नो की फॉर्म में होते हैं, कुछ 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस रखते हैं. तो आपकी क्या चॉइस है, आप उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या समझते हैं, कितना रिलेट कर रहे हैं, वो सेल्फ रिपोर्ट में आपसे पूछा जाता है. देन द रिस्पॉन्सेज आर एक्सेप्टेड एट देयर फेस वैल्यू. जो एक्चुअल रिस्पॉन्स आपने किया उसको मैनिपुलेट नहीं किया जाएगा. जो भी आपने जिस भी ऑप्शन पे आपने टिक लगाया होगा उसी के हिसाब से जो है स्कोरिंग कंडक्ट की जाती है और रिजल्ट को इंटरप्रेट किया जाता है. उसको आप मैनिपुलेट बिल्कुल नहीं, मतलब उन रिस्पॉन्सेज को छेड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो एक इंडिविजुअल से फिल होते हैं. तो उसमें जो एक्सपेरिमेंटर है या जो भी रिसर्चर है उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट नहीं कर सकता या उसे चेंज नहीं कर सकता अपने अकॉर्डिंगली. देन दे आर स्कोर्ड इन quantitative terms and interpreted on the basis of norms developed for the test. क्वांटिटेटिव टर्म के बेस में इनको इंटरप्रिटेशन होती है, इनकी क्वांटिटी देखी जाती है, कितनी स्टेटमेंट्स कितने क्या पर्टिकुलर ट्रेट को मेजर कर रही हैं, और एज वेल एज इनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो सर्टेन नॉर्म्स, कोई भी जब टेस्ट स्किल डेवलप होता है तो उसके सर्टेन नॉर्म्स या लिमिटेशंस भी देखी जाती है, किस नॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, किस पैटर्न में वो बनी है, एज वेल एज उनकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सब फैक्टर्स को भी बहुत ध्यान से चेक किया जाता है. तभी किसी भी ऐसे सेल्फ रिपोर्ट मेजर को या किसी भी टेस्ट को आप कंडक्शन के लिए आगे अप्रूव करते हैं. देन अगर हम बात करें, सबसे पहले बात हो रही सेल्फ रिपोर्ट में द मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, दैट इज MMPI. ये बहुत ज़्यादा लेवल पे इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है. हालांकि अपने टेस्ट की कुछ स्पेसिफिकेशंस है जिसकी वजह से वो यूज़ किए जाते हैं. ये जितने भी हम सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स अभी पढ़ेंगे वो काफ़ी फेमस है और अभी भी लाइक करंट ड्यूरेशन में भी इनका यूज़ काफ़ी हद तक पर्सनालिटी को समझने के लिए किया जा रहा है. So the very first is this inventory is widely used as a test in personality assessment, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इसको. Then secondly, Hathaway and McClinley developed this test. ये टेस्ट का डेवलपमेंट हाथवे और मैकलिनली ने किया है. Then its revised version is available as MMPI-2. पहले MMPI का सिंगल वर्जन था, बट ऐसा होता है कि सर्टेन ट्रेड्स को या सर्टेन डायमेंशंस को मेजर करने के लिए काफ़ी बार ऐसी इन्वेंट्रीज को जो है रिवाइज किया जाता है टाइम टू टाइम या अपडेट किया जाता है. एंड इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है 567, मतलब कंप्लीट टेस्ट जो है 567 स्टेटमेंट्स में डिवाइडेड है, जो कि अलग अलग सब स्केल्स को मेजर करता है या अलग अलग ट्रेड्स को मेजर करने के लिए है, और इनमें अलग अलग ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं. द सब्जेक्ट हैज़ टू जज ईच स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स फॉर हिम और हर. इसमें इन्होंने मेथड भी बता दिया कि कितनी स्टेटमेंट्स है ये भी बताया है और क्या मेथड है, मतलब उसमें आपको ट्रू और फॉल्स दो ही ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से जो आपको बेटर लगता है वो आपको चूज करना होता है. प्लीज़ आप ये सब चीज़ों पे फोकस रखिएगा कि कौन सा टेस्ट किसने डेवलप किया था, कितनी स्टेटमेंट्स कैरी कर रहे हैं, क्या डिफ्रेंशिएशन है इनमें आपस में, कि किस तरह का फॉर्मेट वो यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की चॉइसेस वो दे रहे हैं क्वेश्चंस में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ट्रिक करके जनरली पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में. देन द टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 10 सब स्केल्स. जैसे कि मैंने बात करी कि 567 है टोटल स्टेटमेंट्स, तो कहीं ना कहीं डिवीजन भी हो गई, तो 10 सब स्केल्स में डिवाइडेड है. तो ये भी ध्यान रखिएगा. विच सीक्स टू डायग्नोस हाइपरकॉन्ड्रियासिस, डिप्रेशन, हिस्टेरिया, साइकोपैथिक, डेविएट, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, एंड देन पैरानोइया, साइकोएस्थेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया एंड सोशल इंट्रोवर्जन. ये 10 डायमेंशंस है जो ये स्केल पर्टिकुलरली मेजर करता है, और इसमें जो आपका स्कोर होगा वही कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी बताएगा कि आप किस तरह की पर्सनालिटी को बेयर करते हैं. देन इन इंडिया मलिक एंड जोशी हैव डेवलप्ड द जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, दैट इज JMPI अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ MMPI. इन्होंने एक इंडियन वर्जन डेवलप किया है जो कि नाम जैसे कि चेंज कर दिया गया, दैट इज जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, बट इसमें कुछ जो फैक्टर्स हैं, कुछ लाइन्स जो हैं वो MMPI की भी यूज़ की गई हैं. डू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड. देन अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर. आइजिंग ने थ्योरी भी दी है पर्सनालिटी की, हमने पढ़ा पीछे कि उन्होंने इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, साइकोटिज्म, इन सब चीज़ों की बात करी है. तो उसके साथ साथ ही उन्होंने अपना एक क्वेश्चनर भी उस टाइम पे डेवलप किया था जो कि इन्हीं ट्रेड्स को मेजर करने के लिए कहीं ना कहीं सक्सेसफुल साबित हुआ है. डेवलप्ड बाय आइजिंग, हंस आइजिंग, हिज फुल नेम इज. दिस टेस्ट इनिशियली असेस्ड इन 2 डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी. पहले 2 डायमेंशंस को ही कहीं ना कहीं मेजर करता था, इंट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड एंड इमोशनली स्टेबल एंड इमोशनली अनस्टेबल. पहले ये 2 ही सिर्फ डायमेंशंस थे जो कि इस टेस्ट के थ्रू मेजर होते थे, बट लेटर ऑन यहाँ पर 3rd डायमेंशन डाला गया, दैट इज साइकोटिज्म. और इसमें एक्चुअल जो है 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स को कहीं ना कहीं समझने के लिए इस टेस्ट को बिल्ड किया गया है.
फिर लेटर ऑन जिस तरह से थर्ड डायमेंशन आया उसी तरह से अपडेशन हुई होंगी इसके अंदर क्वेश्चंस की, या रेंज जो है वो वेराई होगी। बट आपको एग्जाम में पूछा जाए तो यू हैव टू मार्क दैट 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है डायमेंशंस मेजर करते हैं, बिकॉज आपकी बुक में उतना ही डाटा जो है गिवन है जो प्रोवाइडेड है। It is linked to psychopathology that represents a lack of feeling for others, a tough manner of interacting with people and tendency to defy social conventions। तो यहाँ पर साइकोटिज्म की बात करी जो इन्होंने बाद में डायमेंशन ऐड करी ना, तो वो जो है आपका कंप्लीट लाइक डिसऑर्डर टर्म्स को मेजर करने के लिए, जहाँ पर लैक ऑफ फीलिंग फॉर अदर्स मतलब बिल्कुल ही एम्पैथी ही नहीं है, एपैथी हो सकती है लोगों के अंदर, या कह लो बहुत टफ होते हैं लोगों से इंटरेक्ट करने में, सोशल कन्वेंसेशंस को मानते ही नहीं है, उनका एंटी सोशल बिहेवियर हो सकता है, हॉस्टाइल हो सकते हैं, ईगोसेंट्रिक हो सकते हैं। ये बहुत सारे ट्रेट्स हैं जो उनके अंदर उभर के आते हैं अगर साइकोटिज्म में कोई बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करता है तो। देन नेक्स्ट इज 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन है, 16 PF। ये बहुत मशहूर टेस्ट है जो कि केटल ने डेवलप किया है। ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स को मेजर करता है अलग अलग मैनर में, अलग अलग क्वेश्चंस गिवन है इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर। On the basis of his studies, he identified a large set of personality descriptors which were subjected to factor analysis to identify the basic personality structure। इन्होंने फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया था, हमने पीछे ही बात करी थी केटल के पर्सनालिटी फैक्टर्स के रिगार्डिंग कि उन्होंने किस तरह से पर्सनालिटी को डिफाइन करा है। तो उन्होंने 16 PF दिया था, उसके अंदर उन्होंने फैक्टर एनालिसिस की हेल्प से जो है डिफरेंट ट्रेट्स को कहीं ना कहीं डिफाइन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था सोर्स एंड सरफेस ट्रेट के बारे में, अब अगर आपको याद हो तो इसी तरह से इन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है अलग से एक टेस्ट भी डेवलप किया था। देन द टेस्ट प्रोवाइड्स विद डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स। डेक्लेरेटिव मतलब ईजी लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स जो हैं, जो फैक्ट्स हैं वो आपसे सीधे तरह से पूछे गए हैं जिनको आपको आंसर करना है। एंड द सब्जेक्ट रिस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन बाय चूजिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको सेट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव चाहे 4 अल्टरनेटिव्स दिए होंगे, उनमें से आप जिससे ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, जो सिचुएशन आपको उस ऑप्शन के थ्रू रिलायबल लग रही है, वो आपको चूज करना होता है। देन द टेस्ट कैन बी यूज्ड विद हाई स्कूल स्टूडेंट्स एज वेल एज विद एडल्ट्स। हाई स्कूल स्टूडेंट्स और एडल्ट्स दोनों के लिए बिल्ट हो रखा है। इट हैज़ ऑल्सो फाउंड एक्सट्रीमली यूजफुल इन करियर गाइडेंस, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन एंड ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग। इन सब में भी इसका बहुत वाइड रोल देखा गया है। इन सब जगहों पर भी इस टेस्ट को अप्लाई किया जाता है लोगों की पर्सनालिटी समझने के लिए। बहुत बार ऐसे पर्सनालिटी टेस्ट में लोगों को एंगेज किया जाता है किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए असाइन करने के लिए। कहीं ना कहीं ये टेस्ट बहुत वैरायटी में आपकी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करता है, और डिफरेंट हर टेस्ट की अपनी क्वालिटी होती है। कुछ टेस्ट जो होते हैं चिल्ड्रन पे ही कहीं ना कहीं हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ एडल्ट पे यूज़ किए जाते हैं, तो कुछ ओवरऑल हर पॉपुलेशन पे एक तरीके से या हर एक एज ग्रुप के लोगों के लिए डेवलप होते हैं। तो वो डिपेंड करते हैं कि टेस्ट किस तरह से बिल्ड किया गया है। देन अब इसके कुछ क्रिटिसिजम्स भी है सेल्फ रिपोर्ट्स के। तो सबसे पहले तो सोशल डिज़ायरेबिलिटी। सोशल डिज़ायरेबिलिटी क्या है? टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट टू एंडोर्स आइटम्स इन अ सोशली डिज़ायरेबल मैनर। इसमें क्या होता है कि जो स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं ना, वो सोशली डिज़ायरेबल मैनर मतलब जो सोशली एक्सेप्टेड हो उसके रिगार्डिंग आप आंसर को मैनिपुलेट कर जाते हैं। मतलब आपसे पूछा गया क्या आप एग्रेसिव रहते हैं किसी नॉर्मल सी सिचुएशन में भी, तो हो सकता है कि आप नो रिस्पॉन्स कर दें अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। ऐसा होता है ना कि हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग्स चलना होता है, हमें उनकी नॉर्म्स को वैल्यू करनी होती है कहीं ना कहीं। तो हम कहीं ना कहीं एक ग्रुप का पार्ट फील करें, इसलिए हम इन आंसर्स को मैनिपुलेट भी करते हैं कि भाई जो पूछ रहा है हमसे कहीं उस तक हमारे बारे में कोई नेगेटिव पॉइंट ना चला जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, कभी कभार जो क्वेश्चन सीधे हमसे पूछे जाते हैं ना कि हमारी पर्सनैलिटी के बारे में कोई और चीज़ बता सकती हैं वो बात, तो हम उन आंसर्स को जनरली ऑपोजिट टर्म में जो है रिस्पॉन्स करके आते हैं। जैसे कि एग्रेशन आपसे पूछा गया, आप एग्रेसिव हैं या नहीं, तो आप उस टाइम पे नो पे टिक करके आ जाएंगे कि नहीं हूँ मैं, चाहे हो सकता है आप रियलिटी में हो। तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म है। देन एक्यूसेंस में क्या है? इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ सब्जेक्ट टू एग्री विद आइटम्स क्वेश्चंस इररिस्पेक्टिव टू देयर कंटेंट्स। इसमें क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है एक्चुअली में आपसे वो चीज़ रिलेट नहीं कर रही है, फिर भी आपको उसको आंसर करना है, तो कहीं ना कहीं आप एग्री कर जाते हो। जो टर्म्स आपको पता है कि आपसे रिलेटेड नहीं है, फिर भी आपने उस पर येस पे टिक कर दिया, या आंसर कहीं ना कहीं मैन्युपुलेट हो जाता है, वेराई हो जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता है। इट ऑफन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ सेइंग येस टू आइटम्स। These tendencies render the assessment of personality less reliable। अब क्या होता है जब आप ऐसी आइटम्स को जिनसे आपका रिलेशन नहीं होता उन पर अगर आप येस टिक कर देते हैं, तो जो रिलायबिलिटी होती है ना, जो एक्चुअल एक्यूरेसी होती है टेस्ट की, वो कहीं ना कहीं वेराई हो जाती है या ख़राब होने के चांस होते हैं। आपकी पर्सनालिटी का जो एक्चुअल रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पूरी तरह से एक्यूरेट ना आ सके। द डिफरेंट असेसमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, देयर वी यूज प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एज वेल। हमने प्रीवियस बात करी थी सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स की, कि क्या क्या सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं जो साइकोलॉजी में पर्सनालिटी टेस्ट को समझने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से
कुछ डिफरेंट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी हैं जो कि बनाई गई हैं पर्सनालिटी को समझने के लिए. सो लेट्स बिगिन. अगर हम बात करें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की, दीज वर डेवलप्ड टू एक्सेस द अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड फीलिंग. आपकी देखिए जो आपके सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं ना, वो आप कॉन्शियस अवेयरनेस के थ्रू समझ पाते हैं उनको, और ऑब्जेक्टिवली आपको उसको कहीं ना कहीं चूज करना होता है, वो ऑब्जेक्टिव बेस पर होता है. बट जब हम बात करते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की, तो यहाँ पर हम अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं. ये टेस्ट डेवलप भी इस तरह से होते हैं कि उसमें आपके कॉन्शियसनेस से ज़्यादा कहीं ना कहीं आप अपने अनकॉन्शियस पार्ट को जो है रिवील करते हैं. तो यहाँ पर हम बहुत डिफरेंट टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू ऐसे मोटिव्स और फीलिंग्स को हम समझ पाते हैं. Then these techniques are based on the assumptions that are less structured or unstructural stimulus or situation will be allow the individual to project his or her feelings, desires and needs onto the situation. अगर आप सेल्फ रिपोर्ट्स की बात करें तो वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होती हैं, सिस्टमैटिक होती हैं, उनमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपको आंसर करने हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की, तो यहाँ पर ऑपोजिट है कि अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, कि आपके आगे कोई स्टिमुलस सिचुएशन प्रोवाइड हो जाएगी, आपसे पूछा जाएगा आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या मोटिव्स है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, और उनको आपको एक्सप्लेन करना होता है कहीं ना कहीं, या प्रोजेक्ट करना होता है. दीज प्रोजेक्शंस आर इंटरप्रेटेड बाय एक्सपर्ट्स. अब क्या है, यहाँ पर आपको टिक द मार्क वाला सिस्टम नहीं है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई, उसमें से जो ऑप्शन ठीक लग रहा है वो चूज कर लो उसके रिगार्डिंग. यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी फीलिंग्स क्या है, फिर उनको एक्सपर्ट्स जो है उन प्रोजेक्शंस को इंटरप्रेटेट करते हैं आपकी पर्सनालिटी समझने के लिए. अ वैरायटी ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड. They use various kind of stimulus materials and situations for assessing personality. अब डिफरेंट प्रोजेक्टिव टेस्ट बने तो डिफरेंट स्टिमुलस भी प्रोवाइड किए जाएंगे और अलग अलग इंटरप्रिटेशन हर टेस्ट की होती है. तो उसमें एक्सपर्टाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कोई एक्सपर्ट ही उनको इंटरप्रेट कर सकता है. आप नॉर्मल ह्यूमन जिनको इतनी नॉलेज ही नहीं है उस कंटेक्स्ट में, तो वो उसको ईजिली इंटरप्रेट नहीं कर सकते. Then some of them require reporting associations with stimuli, example words, ink blots. Some involve story writing around pictures and some require sentence completions. तो जैसे कि प्रोजेक्टिव टेस्ट में यहाँ पर बता रखा है किस किस तरह के होते हैं. जैसे स्टिमुलाई की अगर हम बात करें तो किसी किसी में आपको वर्ड्स या इंक ब्लॉट्स प्रोवाइड हो या कोई पिक्चर प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके बारे में आप क्या समझते हैं बताना है. किसी में आपको सेंटेंस दे दिए जाएंगे अधूरे, आपको उन्हें पूरा करना है. किसी के अंदर आपको बोल दिया जाएगा कोई इंसान बनाओ या कोई चीज़ बनाओ जिसके थ्रू आपका इंटरप्रिटेशन, मतलब आपका पर्टिकुलर जो फीलिंग है वो आप वहाँ पर रखेंगे, फिर वो इंटरप्रेटेड बाद में की जाएगी. बट वाइल द नेचर ऑफ स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज इन दीज टेक्निक्स वेरी एनॉमरसली, ऑल देम डू शेयर द फॉलोइंग फीचर्स. क्या है, कुछ फीचर्स हैं जो सब प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं जिससे. तो वी विल डिस्कस दैट वन बाय वन. फर्स्ट इज द स्टिमुलाई आर रिलेटिवली और फुल्ली अनस्ट्रक्चर्ड एंड पुअरली डिफाइंड. ये सबसे पहली चीज़ है कि जितने भी प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं ना, उनमें जो भी स्टिमुलाई यूज हो रहा है, स्टिमुलाई का मतलब जिस भी फैक्टर पे, चाहे आपको कोई पिक्चर दिखाई जा रही है उसके बारे में आपसे पूछा जाए, चाहे आपको कोई सेंटेंस दे दिया उसे कंप्लीट करना या कोई पिक्चर बनाना, ये एक तरीके के स्टिमुलाई हैं जो यूज होते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट में. सब पुअरली डिफाइन होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में, मतलब कुछ भी स्ट्रक्चर इनका है ही नहीं. Then secondly, the person being assessed is usually not told about the purpose of assessment and the method of scoring and interpretation. ये एक और लैग है इसका कि कहीं ना कहीं आप चाहे फीचर गिन लीजिए, चाहे देख लीजिए कि इनका डिफरेंशिएशन क्या है सेल्फ रिपोर्ट मेजर से, तो यहाँ पर जो है जो पर्पस होता है ना इस असेसमेंट का, वो कभी भी डिफाइन नहीं किया जाएगा कि आपसे ये चीज़ क्यों कराई जा रही है या इसका स्कोरिंग प्रोसीजर क्या है या किस तरह से रिजल्ट जो है इंटरप्रेटेड होंगे. यही सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में आपको बताया जाता है कि आपके पास इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, आपको इस तरह से रिस्पॉन्स करना है और आपका इस तरह से स्कोर होगा. ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द सब्जेक्ट. बट इसमें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में ऐसा नहीं होता. Then third is the person is informed that there are no correct or incorrect responses. हाँ, ये चीज़ ज़रूर बताई जाएगी, कोई करेक्ट या इनकरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं है. जो भी आपकी डिजायर्ड फीलिंग है वो आपको प्रोजेक्ट करनी है सिंपली. फोर्थ, ईच रिस्पॉन्स इज कंसीडर्ड टू रिवेल अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी. जो भी रिस्पॉन्स एक इंडिविजुअल दे रहा है, सब्जेक्ट दे रहा है, वो कंसीडर क्या किया जाता है, असेस करते हैं उसको पर्सनालिटी के तौर पे कि एक एस्पेक्ट है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है या इंपॉर्टेंट लिंक है आपकी पर्सनालिटी के रिगार्डिंग. देन स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग आर लेंदी एंड समटाइम्स सब्जेक्टिव. ये एक और माइनस पॉइंट है. अगर हम क्रिटिसिज्म की भी बात करें तो ये पॉइंट यूज़ किया जा सकता है कि इसकी जो स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन होती है बहुत ज़्यादा लेंथी होती है, मतलब लंबी होती है और सब्जेक्टिव होती है. देखिए जो सेल्फ रिपोर्ट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं नेचर में, क्योंकि उनके जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि उनके रिजल्ट्स को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता. जो ऑप्शन एक इंडिविजुअल ने चूज़ करा आप उसी के रिगार्डिंग रिजल्ट्स को स्कोर करते हैं. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कभी कभार जो इंडिविजुअल की सब्जेक्टिव फीलिंग है वो तो इफेक्ट करती है रिजल्ट्स को, बट जो एक रिसर्चर है उसकी भी कभी कभी सब्जेक्टिव फीलिंग जो है इफेक्ट कर सकती है रिजल्ट को. देन
Projective techniques are different from the psychometric test in many ways. They cannot be scored in the objective manner. हमने अभी यही बात करी कि objective manner में हम कभी भी score नहीं कर सकते. Then they are generally require qualitative analysis for the rigorous training is needed. Qualitative मतलब quality की बात की जा रही है कि जो भी डाटा एक इंडिविजुअल प्रोवाइड कर रहा है प्रोजेक्टिव टेस्ट में, जो भी वो चीज़ें बता रहे हैं उनको बहुत केयरफुली और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के बाद ही इंटरप्रेट कोई कर सकता है. सिंपली आपको फर्स्ट टाइम कोई ऐसे इंडिविजुअल आके आपने बिठा लिया और रोशाक टैट कुछ ऐसे टेस्ट प्रोजेक्टिव होते हैं जो काफ़ी फेमस है, उनको आपने अप्लाई कर दिया और आप उनको इंटरप्रेट कर लें, तो ऐसा नहीं होता. ये बहुत ईजी गोइंग टेस्ट नहीं होते, इनमें काफ़ी लंबे वक्त की ट्रेनिंग लगती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्टिव टेस्ट की स्कोरिंग को कंडक्ट करने के लिए. देन अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम बात करेंगे द रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट. ये बहुत फेमस टेस्ट है. जब प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात आती है तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो दो इंपॉर्टेंट टेस्ट माने गए वो रोशाक है एंड देन TAT, दैट इज थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. अगर हम बात करते हैं रोशाक की, दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय हरमन रोशाक. इनके नाम से ये टेस्ट मशहूर है. द टेस्ट हैज़ 10 इंक ब्लॉट्स. प्लीज़ जैसे कि मैंने मार्क भी कर रखा है, इन सब इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा. कितने इंक ब्लॉट्स किसी टेस्ट में यूज़ हो रहे हैं, किसने डेवलप किया है, या क्या डिफ्रेंशिएशन है हर एक प्रोजेक्टिव टेक्निक में. देन सेकेंडली 5 ऑफ देम आर ब्लैक एंड वाइट. जो 5 हैं इनमें से एक तरीके से 10 तरीके के कार्ड्स हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट हैं, 2 विथ सम रेड इंक एंड रिमेनिंग 3 जो बाकी के 3 हैं दैट सम पेस्टल कलर्स आर यूज. तो डिफरेंट कलर्स यूज हुए हैं. तो ये भी प्लीज़ याद रखिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा या समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा कि कौन से टेस्ट कितने कार्ड कितने नंबर में मतलब कहीं ना कहीं यूज़ हुए हैं या कंटेन क्या करे. जैसे 5 ऑफ देम आर ब्लैक एंड वाइट, 5 कार्ड्स ब्लैक एंड वाइट है. देन 2 आर ऑफ रेड, रिमेनिंग 3 आर पेस्टल कलर्स. टोटल हो गया 10. देन द ब्लॉट्स आर सिमेट्रिकल इन डिज़ाइन and with a specific shape or form. Each blot is printed in the center of the white cardboard about 7 into 10 of size. मतलब साइज भी यहाँ मेंशन है, कितने साइज में कितना कार्ड जो है वो प्रिंट हो रखा है, किस तरह की मतलब शेप है उसकी, सिमेट्रिकल है. इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि जो सिमेट्रिकल होते हैं डिज़ाइन में, स्पेसिफिक शेप है. जितने भी ब्लॉट है, हर एक ब्लॉट जो है वो सेपरेटली प्रिंटेड है वाइट कार्ड के सेंटर में. मतलब कोई भी कार्ड लेफ्ट या राइट अलाइन नहीं है, सेंटर अलाइन है सिंपली. और 7 into 10 इसका साइज दिया हुआ है, डायमेंशंस भी मेंशन कर रखी हैं. देन द ब्लॉट्स वर ओरिजिनली मेड बाय ड्रॉपिंग इंक ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन फोल्डिंग द पेपर इन हाफ, कॉल्ड इन ब्लॉक टेस्ट. द कार्ड्स आर एडमिनिस्टर्ड इंडिविजुअली इन 2 phases. अब अगर हम बात करते हैं कि हम इसे इंक ब्लॉट टेस्ट बोलते क्यों हैं, तो क्या किया गया, सिंपली इन्होंने क्या किया कि ड्रॉप कर दी इंक एक पीस ऑफ पेपर, उसको देन फोल्ड कर दिया. एक साइड पे हमने इंक ड्रॉप करी, देन उसको फोल्ड कर दिया. वो जो हाफ फोल्ड होता है इसी वजह से, वो प्रिंटेशन की वजह से हम इसको इंक ब्लॉट कहते हैं. और ये जो कार्ड है ये 2 phases में जो है हम कहीं ना कहीं एडमिनिस्टर करते हैं. द वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस प्रॉपर. द सब्जेक्ट्स आर शोन द कार्ड एंड आर आस्क्ड टू टेल व्हाट दे सी इन ईच ऑफ देम. पहली चीज़ है, जो पहला फेज है उसका नाम क्या है, परफॉर्मेंस प्रॉपर, जिसमें हम एक कार्ड जो है इंडिविजुअल को दिखाते हैं और उनसे पूछेंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं उसके अंदर. हमने पहले देखा कि क्या दिख रहा है उन्हें, हमने वो चीज़ नोट डाउन कर ली. देन सेकेंड फेज में क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड इंक्वायरी. अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द रिस्पॉन्स इज प्रिपेयर्ड बाय आस्किंग द सब्जेक्ट टू टेल वेयर, हाउ एंड ऑन वॉट बेसिस वॉज अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मेड. फॉर एग्जाम्पल उनको एक कार्ड दिखाया गया, वो इसका फर्स्ट फेज था जो कि आपका परफॉर्मेंस प्रॉपर. आपने पूछा आपको क्या दिख रहा है इस कार्ड पे. देन आप सेकंड में क्या आएंगे, इंक्वायरी. इंक्वायरी में आप डिटेल्ड नोट करेंगे, पूरी रिपोर्ट फॉर्म करेंगे कि आपने क्यों कहा ऐसा, क्या रीज़न है उसके पीछे, क्या बेस है उसके पीछे जो आप ये कह रहे हैं कि यही इसका रिस्पॉन्स है, कि आपने ऐसा रिस्पॉन्स क्यों दिया एक पर्टिकुलर पिक्चर को देख के. अब हम बात करें, फाइन जजमेंट्स इज नेसेसरी टू प्लेस द सब्जेक्ट रिस्पॉन्स इन अ मीनिंगफुल कंटेक्स्ट. मतलब एक अच्छा जजमेंट चाहिए इसके रिजल्ट को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए. Then the use of interpretation of this test requires extensive training. Computer techniques to have been developed for analysis of data. इस पर्टिकुलर टेस्ट को मतलब कहीं ना कहीं एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर टेक्निक्स का भी यूज़ किया जाता है, और या फिर आपको एक्सपर्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत है. ये एक एग्जाम्पल है जिस तरह का पिक्चराइजेशन रोशाक टेस्ट में यूज़ किया जाता है. तो इस तरह की पिक्चर दिखाई जाती है एक सब्जेक्ट को. फिर हम पहला फ्रेज यूज़ करते हैं जिसमें हमने बात करी परफॉर्मेंस प्रॉपर की, आपसे पूछा जाएगा आपको क्या दिख रहा है. सेकंड फ्रेज में हम ये पूछेंगे कि आपको ऐसा क्यों दिखा, या आप मतलब क्या समझते हैं, आपने क्यों ऐसा बोला, कि यही रिस्पॉन्स क्यों किया गया एक सब्जेक्ट के द्वारा.
फिर उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट फॉर्म होती है। तो इस तरह के कुछ मल्टीपल 10 कार्ड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है लेकिन सब पे। ये एक एग्जाम्पल है उसका। देन नेक्स्ट इज द थीमेटिक एप्रिसिएशन test, that is your TAT stands for thematic appreciation test. It was developed by Morgan and Murray. Then it is little more structured. Actually रोशाक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड टेस्ट है, बट जो टैट है उसके कंपैरिजन में काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर्ड है। द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 30 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स कार्ड एंड 1 इज ब्लैंक। इसमें टोटल क्या है 30 कार्ड्स हैं और एक ब्लैंक कार्ड होता है जिसमें कुछ भी बनावा नहीं है। जैसे कि हमने रोशाक में तो देखा है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन है, बट ये ब्लैक एंड वाइट के ही कॉम्बिनेशन में होते हैं ये वाले टेस्ट। देन ईच पिक्चर कार्ड डिपिक्ट्स 1 और मोर पीपल इन अ वेराइटी ऑफ सिचुएशंस। ईच पिक्चर इज प्रिंटेड ऑन अ कार्ड। अब क्या है इसमें एक या एक से ज़्यादा पिक्चर जो है कार्ड पे जो है डिपिक्ट की जाती है, मतलब बनाई जाती है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस का यूज़ किया जाता है कि क्या सिचुएशन, मतलब हर एक कार्ड पे एक अलग सिचुएशन होगी जिसका इंडिविजुअल को दिखाकर जो कि पूछा जाएगा। देन सम कार्ड्स आर यूज विद एडल्ट मेल्स एंड फीमेल्स, अदर आर यूज विद बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्टिल अदर्स आर यूज विद सम कॉम्बिनेशन। टोटल 30 कार्ड्स हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स ये हैं। इसमें से कुछ का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो एडल्ट से पूछे जाते हैं, कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो मेल फीमेल या बॉयज़ एंड गर्ल्स पे यूज़ किए जाएंगे, और स्टिल कुछ जो कार्ड्स ऐसे हैं कॉम्बिनेशन में यूज़ किए जा सकते हैं। देन 20 cards are appropriate for a subject, although a lesser number of cards, even 5, has also been successfully used. अब इन्होंने क्या बोला कि 20 कार्ड्स होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को समझने के लिए, और इससे भी कम नंबर, इवन अगर आप 5 कार्ड्स भी TAT के यूज़ कर लेते हैं, उससे भी काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट्स जो हैं वो देखे गए हैं पर्सनालिटी को समझने के लिए। देन द कार्ड्स आर प्रेजेंटेड 1 एट अ टाइम। एक सिंगल टाइम पे आप एक ही कार्ड शो करेंगे अपने सब्जेक्ट को। द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल अ स्टोरी डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन प्रेजेंटेड इन द पिक्चर। आपको एक पिक्चर दिखा दी गई, उसमें एक या एक से ज़्यादा सिचुएशंस हो सकती हैं, वो फिर आप अपने सब्जेक्ट से पूछेंगे कि हमें इसकी स्टोरी नरेट करके बताओ कि आपने जो चीज़ देखी उससे आपको क्या लग रहा है। वो पूरी स्टोरी आपको बताएंगे उस पिक्चर पे क्या बना हुआ है या क्या सिचुएशन वो उससे समझ पा रहे हैं। व्हाट लेड अप टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट एंड व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड व्हाट द करेक्टर्स आर फीलिंग एंड थिंकिंग। इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। सबसे पहली क्या चीज़ है कि सिचुएशन क्या है, मतलब क्यों हुई है ऐसा। देन क्या हो रहा है इस प्रेजेंट मोमेंट में, जो भी वो सिचुएशन को, जो भी वो पिक्चर दिखाई गई है उस सिचुएशन में क्या चल रहा है प्रेजेंट मोमेंट पे, फ्यूचर में क्या होगा, और जो करेक्टर्स हैं वो किस तरह से फील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ये आपको बताना होता है, एक स्टोरी के फॉर्म में नरेट करना होता है। देन अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज अवेलेबल फॉर स्कोरिंग ऑफ टैट रिस्पॉन्सेज। जैसे हमने बात करी रोशाक के लिए तो बहुत एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट वहीं टैट जैसे टेस्ट में जो स्कोरिंग प्रोसीजर है वो आपको प्रोवाइडेड होता है। देन द टेस्ट हैज़ बीन मॉडिफाइड फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर एज्ड, मतलब मॉडिफिकेशन भी है चिल्ड्रन के बच्चों के लिए अलग और एडल्ट्स के लिए अलग, और इसका जो इंडियन अडेप्शन है वो उमा चौधरी द्वारा किया गया है टैट का। इस तरह का कुछ डिपिक्शन रहता है, मतलब इस तरह की आपको एक कार्ड दिखाया जाता है, ये एग्जाम्पल है TAT का। इस तरह की पिक्चराइजेशन के बाद जो है हम सब्जेक्ट से पूछते हैं कि आपने क्या देखा या क्या हो सकता है, आपको क्या लग रहा है। जैसे कि हमने क्वेश्चंस पीछे डिस्कस करे उस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, एक स्टोरी नरेट कराई जाती है एंड देन इनका इंटरप्रिटेशन होता है फॉरवर्ड। देन अब हम बात करेंगे रोजेनविक्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, PF स्टडी के नाम से भी टेस्ट मशहूर है। दिस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय रोजेनविक। जनरली जो टेस्ट है अपने मतलब जिन्होंने डेवलप करे उन्हीं के नाम से बहुत मशहूर है, तो आपको याद करने में ईजी रहेगा। इट assess how people express aggression in the face of a frustrating situation। अब ये टेस्ट क्या इंटरेस्टिंग पार्ट रखता है कि जो लोग एग्रेशन है वो अपने एग्रेशन जो एक्सप्रेस करते हैं लोग किसी भी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में किस तरह से करेंगे, ये टेस्ट इस तरह से समझा जाता है। देन द टेस्ट प्रेजेंट्स विद द हेल्प ऑफ अ कार्टून लाइक पिक्चर्स a series of situations in which one person frustrates another or calls attention to a frustrating condition। अब क्या है इसमें कार्टून लाइक कैरेक्टर्स का यूज़ किया गया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टिव टेस्ट में। इसमें क्या एक सीरीज ऑफ सिचुएशन दिखाती है जिसमें एक इंसान जो है, एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को इरिटेट कर रहा है या फ्रस्ट्रेट कर रहा है, या ऐसी सिचुएशन बिल्टअप कर रहा है कि सामने वाला इंसान जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। देन द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल व्हाट द अदर लाइक फ्रस्ट्रेटेड पर्सन विल से और डू। द एनालिसिस ऑफ रिस्पॉन्सेज इज बेस्ड ऑन द टाइप एंड डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन। अब क्या उन्होंने एक चीज़ आपको दिखा दी है, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन, मतलब पिक्चर दिखा दी है, वो एक इंसान दूसरे इंसान को इरिटेट कर रहा है या फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है,
तो अब ये सब्जेक्ट से पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है जो फ्रस्ट्रेटेड इंसान है उसका रिएक्शन कैसा होगा, या वो क्या बोलेगा या वो क्या करेगा। तो इस तरह का जो भी रिस्पॉन्स हमारा सब्जेक्ट दे रहा है उसके थ्रू जो रिजल्ट्स हैं वो इंटरप्रेट किए जाते हैं, या ये समझा जाता है कि किस डायरेक्शन में एग्रेशन जो है वो बताया जा रहा है। देन एन अटेम्प्ट इज मेड टू एग्जामिन वेदर द फोकस इज ऑन द फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट और ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड पर्सन और ऑन कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब इसमें 3 फैक्टर्स को देखा जाता है कि जो रिस्पॉन्डेंट मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उससे जो जवाब दिया वो कैसा है, उनका फोकस किस चीज़ पे है, फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट पे है कि क्या चीज़ फ्रस्ट्रेट कर रही है उस चीज़ पर है, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, जो इंसान मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहा है उसकी प्रोटेक्शन पे वो ध्यान दे रहे हैं, या फिर कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब 3 चीज़ों की बात करी। पहली चीज़, अगर आपका रिस्पॉन्स जो है सब्जेक्ट ने जो रिस्पॉन्स दिया अगर वो है इस चीज़ पर कि क्या ऑब्जेक्ट है जो फ्रस्ट्रेट कर रहा है तो आपका रिजल्ट जो होगा वो डिफरेंट होगा। यही अगर वो ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहा है उसकी प्रोटेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, या फिर कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन मतलब उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाल रहा है, किस क्या फैक्टर है जिससे वो उस पूरी पिक्चर को डिपिक्ट करके मतलब वो अंडरस्टैंड किस वे में कर रहा है ये हम समझते हैं। देन द डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन मे बी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट टुवर्ड्स वन सेल्फ और इट मे बी टर्न्ड ऑफ इन एन अटेम्प्ट टू ग्लॉस ओवर और इवेट द सिचुएशन। अब डिपेंड करता है कि उन्होंने जो एग्रेशन बताया है वो कैसा है, इन्वायरमेंट की तरफ है, अपनी तरफ है, किस कंटेक्स्ट में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं इसके थ्रू इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं इसकी कंसीडर की जाती है। देन Parekh has adapted this test for use with the Indian population. Indian population में भी इस टेस्ट का अडेप्शन किया गया पारिक के द्वारा। तो ये नाम प्लीज़ आप याद रखिएगा किसने इंडियन अडेप्शन लिया है इसका। देन अब हम बात करते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट की। ये भी एक तरीके का प्रोजेक्टिव टेस्ट है। दिस टेस्ट मेक्स यूज ऑफ नंबर ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। हम यहाँ पर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कुछ सेंटेंस है जो आपको अधूरे दे दिए जाएंगे और आप क्या फीलिंग प्रोजेक्ट करते हैं वो आपको लिखना होगा उन सेंटेंस से, क्या पहला थॉट आपके माइंड में आ रहा है। देन द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द फर्स्ट प्रेजेंटेड एंड द सब्जेक्ट हैज़ टू प्रोवाइड विद द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस। स्टार्टिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे कि आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिए जाएंगे और आपको एंडिंग जो है वो सब्जेक्ट से करवाई जाती है। देन इट इज़ हेल्ड दैट द टाइप ऑफ एंडिंग्स यूज बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स देयर एटीट्यूड, मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। किस तरह सब्जेक्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, वो एंडिंग कैसी दे रहा है, उससे उनका एटीट्यूड, उनका मोटिव क्या है, या वो किस कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं, ये सब डिफाइन किया जाएगा। द टेस्ट प्रोवाइड सब्जेक्ट विद सेवरल अपॉर्चुनिटीज टू रिवेल देयर अंडरलाइंग अनकॉन्शियस मोटिवेशंस। क्या होता है, आप जब ऐसे टेस्ट में एंगेज होते हैं तो जनरली आप कॉन्शियस की जगह आप अनकॉन्शियस जो मोटिवेशन होता है ना वो काम करता है, कि आपका अनकॉन्शियस जो हिडन डिज़ायर्स हैं या जो फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कर देते हैं ऐसे टेस्ट को अटेम्प्ट करते टाइम, क्योंकि आपको सोचने का टाइम नहीं दिया जाता। और ये कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे फर्स्ट इज़ माई फादर, आगे लाइन छोड़ दी, जैसे आपने अभी जो भी आपके माइंड में थॉट आएगा अब वो भी लिख के देखिएगा। आपको मतलब अगर आप सोचते हो तो शायद आप कुछ अच्छा भी लिख सकते हैं, बुरा, वो सबका अपना अपना पर्सनल कह लीजिए पर्सपेक्टिव है या पर्सनल व्यू है कि वो किस तरह से इन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करते हैं। देन माई ग्रेटेस्ट फियर इज द बेस्ट थिंग अबाउट माई मदर इज आई एम प्राउड ऑफ। ऐसी सिंपल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जिन इन सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना होता है, जिसके थ्रू आपकी जो हिडन या फिर अनकॉन्शियस मोटिवेशन है उन्हें समझा जा सकता है। देन ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल टेस्ट इन विच द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू ड्रॉ अ पर्सन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। एक आपको ब्लैंक शीट ऑफ पेपर प्रोवाइड कर दी जाएगी, उस पर आपको बोला जाएगा एक इंसान बना दीजिए। देन अ पेंसिल एंड इरेजर इज प्रोवाइडेड कि आप अपनी ड्राइंग को फैसिलिटेट कर सके। आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द ड्राइंग द सब्जेक्ट इज जनरली आस्क्ड टू ड्रॉ द फिगर ऑफ एन ऑपोजिट सेक्स पर्सन। अब क्या है, अगर आपने किसी को पीस ऑफ पेपर दिया, मतलब एक शीट पकड़ाई है, आपने बोला आपको जो भी इंसान बनाना है बना दीजिए। किसी ने अगर मेल बनाया है तो उसको बोला जाएगा फीमेल ड्रॉ कीजिए, और अगर किसी ने फीमेल बनाया तो उसे कहा जाएगा कि आप मेल ड्रॉ कीजिए। देन फाइनली द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू मेक अ स्टोरी अबाउट द पर्सन एज इफ शी और ही वॉज द करेक्टर इन द नॉवल और प्ले। उन्होंने बोला कि अब आपने बना दिया, अब आप सोचिए कि आप स्टोरी आपको नरेट करनी है उनके रिगार्डिंग, तो आप करेक्टर हैं एक नॉवल में और आपको ऐसा कुछ प्ले करना है, तो आप किस तरह से नरेट करेंगे, किस तरह से उस करेक्टर को डिफाइन करेंगे वो बताइए। देन सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस। अब किस तरह से इंटरप्रिटेट किया जाता है इनके रिजल्ट्स को। पहला, omission of facial features suggests that the person tries to evade a highly conflict ridden interpersonal relationship। जो आप फेशियल फीचर जिस तरह से बना रहे हो उससे ये चीज़ पता चलती है कि आपके जो अपने अंदर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना वो किस तरह के हैं। देन सेकेंडली ग्राफिक एम्फेसिस ऑन द नेक। आपका नेक पे किस तरह का एम्फेसिस, मतलब किस तरह का फोकस जो आपका नेक पे जो है
वो किस तरह से आपने बनाया, दैट शोज योर लैक ऑफ कंट्रोल ओवर इम्पल्सेस, कि आपने मोटा बनाया, पतला बनाया, किस तरह की गर्दन बनाई, उससे पता चलता है कि आपके अंदर लैक ऑफ कंट्रोल ओवर इम्पल्सेस है या नहीं. फिर डिसअपॉर्चुनेटली लार्ज हेड सजेस्ट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसीजेस एंड प्री ऑक्यूपेशन विद हेडेक्स. अगर किसी ने बहुत बड़ा सिर बना दिया है, आपने बड़ा सा, मतलब जो भी आप पर्सन बना रहे हैं उसका बड़ा सिर है, तो वो क्या डिपिक्ट करेगा, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसीज है या फिर हेडेक्स बहुत कॉमन रहते हैं. देन द एनालिसिस ऑफ पर्सनालिटी विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अपीयर्स फेयरली इंटरेस्टिंग. अब जितने भी प्रोजेक्टिव टेस्ट हमने पीछे पढ़े, इनकी जो इंटरप्रिटेशन होती है, जो एनालिसिस होती है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है. देन इट हेल्प्स us to understand unconscious motives, deep-rooted conflicts and emotional complexes of an individual. जो hidden desires है, hidden feelings है, जो emotional instability है, जो आप औरों के आगे प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, वो इन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के थ्रू आप कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कर जाते हैं. तो इसका एक ये भी बेनिफिट देखा गया है. However, the interpretation of our responses requires sophisticated skills and specialized training. Obviously, इनकी अगर आपको इंटरप्रिटेशन करना है तो आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना, या ट्रेंड होना बहुत मैंडेटरी है. Then there is a problem associated with the reliability of scoring and validity of the interpretations. ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का, कि इनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है कहीं ना कहीं बहुत कम देखी जाती है, क्योंकि रिलायबल नहीं है, आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग्स जो है बहुत हद तक इनको अफेक्ट करती हैं, और इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं कभी कभार कन्फ्यूजिंग हो सकती है. या अगर आप बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए ट्रेंड नहीं हैं, तो वहाँ आप इनके जो रिजल्ट्स हैं इंटरप्रिटेशन को आप कहीं ना कहीं अफेक्ट कर ही जाएंगे. Thank you for watching. Do subscribe our channel, like, comment and share with your friends. Take care, you all. See you in the next video.